विद्यार्थियों, आप सभी का आज के वर्ग में स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है और इसे किस प्रकार मापा जाता है अथवा मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, इन्हीं बातों का विश्लेषण आज मैं अपने इस व्याख्यान में करूंगा। राष्ट्रीय आय का आर्थिक सिद्धांतों में अत्यधिक महत्व है। हम जानते हैं कि कोई भी उत्पादन के साधनों के सामूहिक सहयोग और संयोग के अभाव में संभव नहीं है। किसी देश के उत्पादन के साधनों द्वारा किसी वर्ष विशेष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिनमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल रहती हैं, को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में वास्तविक शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि कुल उत्पादन में से कच्चे माल के मूल्य, घिसावट और कर एवं बीमा व्यय को घटाकर ही वास्तविक राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जा सकता है। इस आय में विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी शामिल रहती है। प्रोफेसर पिगू ने कहा है कि राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है और जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल रहती है। पिगू की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिनका बाजार में विनिमय किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा में तभी मापा जा सकता है जब उसका विनिमय किया जा सके। प्रोफेसर फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उपज का वह अंश है जिसका उस वर्ष विशेष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। पिगू की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि किसी एक विशेष वर्ष में उत्पादित किसी महत्वपूर्ण वस्तु को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि उस वस्तु के केवल उसी अंश को शामिल किया जा सकता है जिसका उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने कहा है कि राष्ट्रीय आय वस्तुओं और सेवाओं का वह वास्तविक उत्पादन है जो एक वर्ष में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। प्रोफेसर कॉलिन क्लार्क ने कहा है कि किसी विशेष अवधि में राष्ट्रीय आय को उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में अभिव्यक्त किया जाता है जो उस विशेष अवधि में उपभोग के लिए उपलब्ध होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य उनके प्रचलित विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिवेदन के अनुसार राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विभिन्न साधनों के अंशों में वृद्धि है और देश में एक वर्ष में वास्तविक राष्ट्रीय व्यय की गणना भी राष्ट्रीय आय का प्रतीक है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय में एक दी हुई अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का आकलन किया जाता है, लेकिन इसमें दोहरी गणना नहीं की जाती है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय में वस्तुतः एक वर्ष विशेष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के गणना के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उनमें उत्पादन गणना प्रणाली, आय गणना प्रणाली, व्यय गणना प्रणाली और उत्पादन गणना एवं आय गणना की मिश्रित प्रणाली और सामाजिक लेखांकन प्रणाली शामिल हैं। अब इन
विधियों का एक एक कर हम विश्लेषण करेंगे। पहला, उत्पादन गणना प्रणाली। उत्पादन गणना विधि को औद्योगिक उद्भव या सूची गणना भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु इस विधि के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। उत्पादन से तात्पर्य कुल उत्पादन से नहीं है, बल्कि शुद्ध उत्पादन से है। शुद्ध उत्पादन की गणना कुल उत्पादन में से अचल पूंजी की घिसावट और अन्य प्रतिस्थापन व्यय को घटाकर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्पादन गणना प्रणाली राष्ट्रीय आय को मापने का वह विधि है जो एक वर्ष विशेष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके मापी जाती है। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि वस्तुओं और सेवाओं की गणना करते समय उनकी दोहरी गणना नहीं होने पाए। दोहरी गणना से बचने के लिए ही केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को गणना में शामिल किया जाता है। दूसरा, आय गणना प्रणाली। उत्पादन के साधन उत्पादन में योगदान इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें इसके लिए पुरस्कार मिलता है। उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित इस प्रकार के पुरस्कार को साधनों की आय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आय विधि के अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों के द्वारा उत्पादन में उनकी सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मिलने वाले भुगतान यानी साधनों की आय का योग करते हैं। इस योगफल को घरेलू आय कहते हैं। यदि इस योग में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए तो यह राष्ट्रीय आय बन जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों जिसमें श्रम, पूंजी, भूमि एवं उद्यम शामिल हैं को उसकी उत्पादक सेवाओं के बदले में क्रमशः मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय की माप करती है। तीसरा, व्यय गणना प्रणाली। व्यय गणना प्रणाली राष्ट्रीय आय को मापने की तीसरी विधि है। इस प्रणाली में एक वर्ष विशेष में अर्थव्यवस्था में होने वाले व्यय के कुल प्रवाह का योग करते हैं। इस प्रणाली को अंतिम व्यय विधि या उपभोग विनियोग विधि भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि के अनुसार अंतिम उपभोग और विनियोग व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अतः स्पष्ट है कि व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय को मापने हेतु उपरोक्त तीनों विधियों में से किसी भी विधि का उपयोग किया जाए तो राष्ट्रीय आय का मूल्य एक समान ही रहता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक निश्चित समय में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उत्पादन के साधनों की सेवाओं के लिए मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में किए गए साधन भुगतान के बराबर होता है। समस्त उत्पादन साधन सेवाओं के स्वामियों को जो साधन आय प्राप्त होती है उसे वे या तो उपभोग पर या फिर विनियोग पर व्यय कर देते हैं। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना की तीनों विधियां यथा उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि एक ही प्रवाह अर्थात राष्ट्रीय आय के प्रवाह को प्रकट करने का तीन विभिन्न दृष्टिकोण है। चौथा, उत्पादन गणना और आय गणना की मिश्रित प्रणाली। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर V.K.R.V. राव ने राष्ट्रीय आय को मापने के लिए इस विधि का प्रयोग किया है और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की है। इस प्रणाली में उत्पादन व्यवसायों की संगणना उत्पादन के आधार पर की जाती है
और सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी पेशा वालों की आय की गणना आय गणना के आधार पर की जाती है। पाँचवा, सामाजिक लेखांकन प्रणाली। इस विधि में देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों यथा पहला उत्पादन, दूसरा वितरण और तीसरा व्यय में विभक्त किया जाता है। इस विभाजन के आधार पर ही सामाजिक लेखे को निम्न 3 खंडों में प्रस्तुत किया गया है। पहला, व्यावसायिक संस्थाएं, दूसरा घरेलू एवं निजी गैर लाभ संस्थाएं और तीसरा सरकार। प्रत्येक खंड में उत्पादन, उपभोग, बचत एवं विनियोग के संबंध में लेखा तैयार किया जाता है। ये लेखें एक ओर जहां देश की राष्ट्रीय आय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये देश की आर्थिक नीतियों के निर्धारण और उसके मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सामग्री भी प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए हैरोल्ड ईडी और एलन पीकॉक ने कहा है कि सामाजिक लेखांकन मनुष्यों और मानवीय संस्थाओं को भलीभांति समझने में सहायक होता है। इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण ही नहीं किया जाता है, बल्कि अर्थतंत्र के संचालन की जांच में एकत्रित सूचना के प्रयोग का भी समावेश होता है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि यह विधि संपूर्ण समाज के लेन देन करने वालों को विभिन्न वर्गों के अंतर्गत बांटता है। ये वर्ग उत्पादक, व्यापारी, अंतिम उपभोक्ता आदि के रूप में होते हैं। इस विधि का प्रतिपादन आर्थिक मंदी के पश्चात अनेक प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है और यह विधि राष्ट्रीय आय की गणना की नवीनतम विधि मानी जाती है। धन्यवाद।